धक धक बजे दिल, ढोल बजे संग्राम का। धक धक बजे दिल, ढोल बजे संग्राम का। नाम गूंजे आज फिर वीरों के उस धाम का। नाम गूंजे आज फिर वीरों के उस धाम का। ये मिट्टी राजस्थान की शौर्य की पहचान है। ये मिट्टी राजस्थान की शौर्य की पहचान है। हर कण कण में बसता वीरों का अभिमान है। हर कण कण में बसता वीरों का अभिमान है। उठो जवानों ठान लो, उठो जवानों ठान लो, अब इतिहास बनाना है। उठो जवानों ठान लो, अब इतिहास बनाना है। और जो पढ़ते आए तुम अब तक, ऐसा ही में कर दिखलाना है। जो पढ़ते आए तुम अब तक, ऐसा ही में कर दिखलाना है। तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर ऑनलाइन स्टडी पर। और आज हम बात करेंगे एसआई के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 2018, 2021 और 2025 में जो एग्जाम हुए थे उनकी अब तक के जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको आप एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर जाना। वो पढ़ने से क्या होगा, उसमें मैथ प्लस रीजनिंग के कंप्लीट क्वेश्चन है आपके। किसके हैं? मैथ प्लस रीजनिंग। तो इसमें आपके 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मैथ प्लस रीजनिंग के कितने आते हैं? 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा उससे ज़्यादा ये मायने रखेगा, क्योंकि जो आप क्वेश्चन अब तक पढ़े थे, कितनी तैयारी थी, उसका ये रिवीजन है। आपको ये पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसलिए एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले या आज से कभी भी आप इस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि ये वीडियो आपका 10 में से कम 6 से 7 सवाल सही करवा देगा। क्योंकि रीजनिंग कोई पढ़ के याद नहीं की जाती, वो समझ में आना चाहिए हमें कि क्वेश्चन को कैसे डिसाइड किया जाता है उसका आंसर। क्योंकि इसमें कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, अवधारणा वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस क्वेश्चन की भाषा यानी लैंग्वेज का तरीका समझ में आ गया तो आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस सब्सक्राइबर्स की आग लगा दीजिए। यानी इस चैनल पर 2.32 के दिखते हैं, इनको आप 2.52 के कर दीजिए। फटाफट से बस आपको सब्सक्राइब करना है, बाकी सब मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। तो आप तो बस मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी एक धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4850 रुपये तक बढ़ता है और 3 वर्षों में यह यानी 5335 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप तुरंत बता सकते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन 2 सेकंड में हल करके बताऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन में टाइम और नहीं लगेगा। तो आपको वहां समझ में आना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मुझे कैसे करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए यानी 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है और 3 वर्ष का, यानी 3 वर्ष में कोई धन कितना है? 3 वर्ष में 5335 रुपये, ठीक है? 3 वर्ष में कितना हो गया? 5335 रुपये। अब 2 वर्ष में कितना था ये? 2 वर्ष में हो रहा था ये 4850 रुपये, ठीक है? हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर ज्ञात करनी है। लेकिन पहले हम ब्याज देख लेते हैं कितना आएगा। तो इसमें अंतर कितने का हो जाएगा? 1 वर्ष का। और 1 वर्ष की निकालते हैं, वो हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है? इसमें से घटाएंगे, 5 बचेगा। 13 में से 5 गया तो 8 आ जाएगा। ये फिर बचेगा कितना? 12 यानी 485 रुपये आपका ब्याज आ गया। अब आपको रेट निकालना है, यानी किस दर से दिया आपने। तो 485 बटे कितने, यानी जो 2 वर्ष का है ये 3 वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। 2 वर्ष यानी आपके पास 1000 रुपये है, दूसरे वर्ष आपके हो गए 1200। तो मूलधन तो 1000 था और आपका 200 ब्याज जुड़ के 1200 हो गया। अब फिर तीसरे वर्ष निकलेगा तो फिर ये 1200 क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। फिर इस पर ब्याज लगेगा। तो ये हमारा तीसरे वर्ष के लिए निकला है, तो ये तो हम मूलधन मान लेंगे और ये हमारा ब्याज इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 485 है बटे 4850 इंटू 100। तो नॉर्मल सा है, इसको हम सीधा सीधा 10 बार काटेंगे और 10 से इसको हम 10 बार काटेंगे। तो रेट हमारा दर यानी कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? देख लीजिए। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है,
भाई 2 वर्ष का दे रखा है, 3 वर्ष का, यानी अगर 1 साल का डिफरेंस निकल रहा है तो सीधा उसकी ब्याज निकालो, बटे 2 वर्ष वाले को नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो, बस आपका रेट आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आपको मूलधन निकालना हो कहीं भी ऐसे सवाल में, तो हम मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, उसमें हम ब्याज का आधा करके निकालते हैं, वो अगले क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये 10% आपका ब्याज हो गया, दर होगी रेट, यानी कितनी आ गई 10%। अब ऐसा ही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको लिख रखा है कि ऐसा ही 2018 के क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये इस एग्जाम के क्वेश्चन है 2018 के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों और आयतों की संख्या का अंतर, त्रिभुजों और आयतों की संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अब ऐसा सवाल आ जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें देखो त्रिभुज निकालने आपको, मान लो ये बना हुआ है बॉक्स, इसमें आपको कितने दिखते हैं, 1 2 3 4, तो हम इसका 2 गुना कर लेते हैं, यानी कितने हो गए 8। फिर हम एक और बॉक्स बनाते हैं, इसमें भी ऐसे ही त्रिभुज 4 के हम 2 गुने कर लेते हैं 8, ये मैं ट्रिक से बता रहा हूं, कितना हो गया 8, ठीक है। अब आप पहले एक बार मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या आ सकता है। इसमें शायद ऑप्शन चारों हैं, हाँ, आप 4 ऑप्शन के हिसाब से मुझे फटाफट से आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा। एक बार मुझे कमेंट जरूर कर दें क्या आंसर आ सकता है इसका, क्योंकि आपसे क्वेश्चन करवाना भी जरूरी है, जिससे आपकी तैयारी का आपको पता रहेगा। चलिए ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो 8 8 हो गया, यानी कितना हो गया 16। 16 के बाद हम इसमें 2 ऐड कर लेते हैं 18, और एक इनके ऊपर त्रिभुज लगे हुए हैं आपके, ठीक है, इनके ऊपर त्रिभुज है +4, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 22 त्रिभुज हो जाएंगे, यानी उनका 2 गुना कर लो, 2 ऐड कर लो, और ऊपर के ये हो ही जाते हैं। 2 ऐड हम क्यों करते हैं, अगर ये भी आपको जानना है तो मैं आपको बता सकता हूँ। 2 ऐड करने का इसका एक तरीका होता है, ये तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि 2 ऐड कर लो। 2 ऐड इसलिए करते हैं, जब ये त्रिभुज जुड़ते हैं ना, तो देखो इसमें एक बड़ा त्रिभुज बनता है, एक ये बन गया और एक ऐसे इधर से बनता है, ठीक है, ये 2 त्रिभुज हो जाते हैं, इसलिए हमने इसमें 2 ऐड किया होता है। 4 के तो ये 2 गुने कर लिया 8, ऐसे ही 4 के 2 गुने इधर 8, 16, 16 में 2 ऐड किया क्योंकि ये वाले होते हैं, तो ये आप ट्रिक में मान लो, और 4 2 ऊपर 2 नीचे, ये 4 ही है, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए 22। अब आपको आयतों की संख्या देखनी है, आयत कितने होंगे। अब बताओ आयत कैसे निकालेंगे हम। आयत निकालने के लिए देखो इसमें ये कैटेगरी में आयत बन रहे हैं, ये बन रहा है देखो आयत। अब इसमें 3 आयत हो गई है, 3 हो गए, एक ज्यादा लेके चलते हैं 4 मान लेंगे। ऐसे ही देखो इधर से 3 आयत बन रहे हैं, इसको 3 इसमें हो गए तो इसको भी हम 4 मान लेंगे, 4 और 4 कितना हो गया 8। फिर इसको देखेंगे सीधा, इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें 2 बन रहे हैं, तो 2 बन रहे हैं, यानी तो कितना मान लेंगे 3, यानी यहाँ पे कितना बन रहा है 2, तो हम कितना मान लेंगे 3, तो टोटल कितना हो गया बताओ 11 हो गया। और बताओ इसमें कितना बन सकता है आपके हिसाब से, और इसमें कितना बन सकता है, क्योंकि 11 तो ये हो गया, फटाफट से बताओ और कितना बन सकता है। तो इसमें 3 और लेता है, और कितना लेते हैं हम 3, ठीक है, तो 11 3 हो जाता है हमारा 14। और आपको निकालना है क्या अंतर, क्या निकालना है हमें अंतर निकालना है, 14 हो जाएगा, फिर हमें अंतर निकालना है। अब अंतर निकालने का तरीका क्या रहता है, अंतर सीधा किसका निकालना है आपको, त्रिभुज और आयतों का अंतर, त्रिभुज और आयतों का अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर निकालने के लिए हमारे पास त्रिभुज कितने हैं, तो हमारे पास त्रिभुज हैं 22, और 14 क्या है आयत, तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो ऐसा सवाल आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा बॉक्स आए तो 2 गुने कर लेने हैं, और उसके बाद में 2 जोड़ देना है, क्योंकि 2 बॉक्स बनते हैं तो उसमें 2 त्रिभुज और बन जाते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसे फिर हम आयतों को गिनेंगे, उसमें 3 ऐड कर देंगे, 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फटाफट इसको बताओ, इसका क्या आंसर रहेगा, फटाफट से आंसर दो। क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में
जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए, 19,800 कुल मतों से पराजित हुआ। कुल डाले गए मतों की संख्या, फटाफट कमेंट कर दो मुझे, कुल डाले गए मतों की संख्या क्या होगी? फटाफट से कमेंट करो। यानी टोटल, यानी ये 19,800 मतों से तो पराजित हुआ। हमने मान लिया कि टोटल 100% है, ठीक है, जिसमें से 39% मत प्राप्त हुए वो हार गया। यानी हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ? 39%। और जीतने वाले को फिर कितना होगा इसमें से? अगर आप कम करोगे तो 100 में से कम कर लो इसको, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जीतने वाले को चेक करोगे आप तो कितना हो जाएगा जीतने वाले का? यहाँ 39 हो गया हारने वाले का, तो जीतने वाले का 61% हो गया, क्योंकि हमने 100 में से क्या कर लिया? घटा दिया इसको। अब 39% और 61%, ये क्या कह रहा है? 19,800 मतों से पराजित हुआ का मतलब ये है कि इनका दोनों का डिफरेंस कितना है? 19,800। इनका डिफरेंस कितना है? 19,800। तो इसका डिफरेंस कितना होगा? इसका डिफरेंस 61 में से 39 घटाएंगे तो 22% का डिफरेंस आएगा। और 22% किसके बराबर हो जाएगा? 19,800 के बराबर हो जाएगा। होगा क्या नहीं? मैंने बोला आप मेरे से 5 वोटों से हार गए, तो इसका मतलब ये है कि 5 से आप हार गए का मतलब ये है कि मेरे से आपके कितने अधिक होंगे। वो कैसे निकालेंगे? अधिक वाला घटा के। तो जो अधिक वाला था हमने घटा के 22% निकाल लिया। 1% निकालोगे आप तो 19,800 में 22 का क्या लगा देंगे? भाग। ठीक है। और 100% का निकालना है पूरा आपको, तो क्योंकि इसने क्या पूछा है? कुल डालेंगे मत, कुल का मतलब 100%। तो 100 से इसमें क्या कर लेंगे? गुणा। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको आप हल करोगे तो 22 नम्मा 198 यानी 900, और 100% में 900 का मतलब 2 जीरो और लगा दो, यानी 100% का हो गया 90,000। तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90,000। समझ में आ गया होगा? दोबारा से देख लो। टोटल 100% है, इसने बोला 39%, यानी 39% हारने वाले को 39 हो गया 100 में से, तो 61 जीतने वाला हो गया। फिर इसने बोला 19,800 से पराजित हुआ, यानी इनका डिफरेंस 19,800, 22 भाग में पहुंच गया, भाग लगाएंगे 900, 100 से 100% निकालेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो 90,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका सब्सक्राइबर ही हमारे को आगे लेके जाएगा, क्योंकि इसमें खर्चा आता है, लेकिन बात यह है कि बस आपको सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं आ रहा। फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। दो मिश्र धातु आपकी तांबा और टिन। दो मिश्र धातु कौन कौन सी है? तांबा और टिन, तांबा और टिन, ठीक है, ये दो मिश्र धातु हैं। ये कह रहा है इनका अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4। यदि प्रथम मिश्रण से 7 किलोग्राम और द्वितीय से 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, पहले से कितनी? 7 किलोग्राम, और दूसरे से कितनी? 21 किलोग्राम मिलाकर कोई धातु बना रहा है, तो बताओ क्या करेंगे? ये टोटल देखेंगे आप, 3 अनुपात कितना है? 4। यानी टोटल ये किसका है? तांबा और टिन का अनुपात है 3:4। अब बताओ मिश्र धातु बना के नई मिश्र धातु में तांबा और टिन का अनुपात क्या होगा? नई का बताना आप क्या होगा। तो इसमें क्या है? यानी 3:4 है, इसमें एक वो छूट गया है, यानी तांबे का और टिन का अनुपात ये कह रहा है 3:4, तो 1:6 और होगा, ठीक है। इसमें 2 अनुपात लेने हैं, फिर ये नई मिश्र धातु बनाता है, तब आपको आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन में छूट गया है टाइप करने में। तो आप बताइए पहली मिश्र धातु का कैसे निकालेंगे, फिर दूसरी का कैसे निकालेंगे, यानी इनको हम रखेंगे। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। आप कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं मुझे, आप बताइए ना आंसर कितना आएगा, कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखूं मैं तांबा टिन यानी फर्स्ट बार, तो इसका अनुपात तो कितना? 3:4। और दूसरा
मिश्रण दे रखा है, उसका अनुपात 1:6 है। ठीक है, यहाँ भी वही तांबा टिन है, क्वेश्चन में मिस्टेक है टाइप करने में। अब पहली धातु पहले मिश्रण में, तभी तो ये कह रहा है प्रथम मिश्र धातु से, क्योंकि दो मिश्र धातु होंगी जभी तो पहली और दूसरी बनेगी, तो इसमें 1:6 वाली छूट गई है। तो इसमें देखो आप निकालोगे तो हमारे पास तांबा टिन का मिश्रण 3 और 4 कितना है, टोटल 7 है। टोटल कितना है, 7। तो हम इसमें तांबे का निकालें पहले, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 7। और इधर तांबे का कितना बनेगा, 1/7। लेकिन 3/7 में 7 से गुणा करना है। ये पहली मिश्र धातु है जिसमें कितने से गुणा करना है, 7 से। फिर दूसरी बनाओ इधर, तो प्लस कितनी हो जाएगी, 1/7। इसमें कितने से गुणा करना है आपको, 21 से। ये तो तांबे वाला आ गया। अब हम निकालेंगे टिन का। टिन का आप निकालो। टिन में बताओ कितना बनेगा, 4/7 इंटू 7 से गुणा करेंगे, पहली मिश्र धातु है तो। इसमें बताओ कितने से करेंगे, 6 बटे टोटल 7 इंटू यहाँ कितने से करना है आपको, 21 से गुणा करना है। सॉल्व करके बताओ फटाफट क्या आंसर आने वाला है। सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा इसका। तो इसको सॉल्व कर, तो हल करो इसको। 7 से 7 कट गया, 3 बचा, प्लस यहाँ 7 से 21, यहाँ भी 3 बचेगा, अनुपात ये 7 कट गया 4, प्लस यहाँ 7 से 21 यानी 18। तो 3 और 3 6, 22। इसको फिर 2 से काट लो, 2 3 6 और 2 से 11 बार। 3:11 के है क्या, 3:11 यानी फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3:11। ठीक है, ये पहला आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे हम निकालेंगे। दो मिश्र धातु हैं, दो मिश्र धातुओं में तांबे टिन का अनुपात एक तो 3:4 है और दूसरा 1:6 है। ठीक है, इसको हटा दो, ये 1:6 टाइप नहीं हो पाया है, यहाँ 1:6 करना था। अब पहली मिश्र धातु से 7 किलोग्राम और दूसरी से 21 किलोग्राम, तो हमने पहली में 7 से गुणा किया, दूसरे में 21 से। ऐसे ही पहले में 7 से, दूसरे में 21 से। बाकी इसको हल कर लेंगे, ये संख्या कट जाएंगी, बाकी जो जोड़ के आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन आपके इसलिए काम आते हैं। अब ये देखो, नीचे दिए गए पाई चार्ट का पश्चात प्रश्न का उत्तर देना है आपको। बाढ़ रातों में कुल एकत्रित राशि चार्ट में दर्शाई गई है। अब देखो ये राशि लिखी हुई है, जैसे अब प्रवासी भारतीय 16% है, राज्य सरकार के लिए कितना है 33, कॉरपोरेट के लिए 11 है, 2 सामान्य जनता के लिए, 4 राजकीय कर्मचारियों के लिए। अब आपको केंद्र सरकार का नहीं दे रखा, तो ये हमें निकालना है। निकालते कैसे हैं, सबसे पहले समझो, टोटल परसेंटेज होगा वो 100% होता है। टोटल यानी टोटल कितना होता है, 100% होता है। लेकिन अगर इसमें डिग्री की बात करें तो टोटल 360 डिग्री होता है। ठीक है, पूरे व्रत में डिग्री में आ जाए तो कितना होता है, 360 डिग्री। और इसकी बात करें तो कितना होगा, परसेंटेज में 100% होता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। पूछा क्या है इसने, पहले हमें ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन जब भी सॉल्व होता है जब हमें ये पता हो पूछ क्या रहा है। कॉरपोरेट्स और केंद्र सरकार से एकत्रित राशि का अनुपात, किससे, कॉरपोरेट और केंद्र सरकार। ठीक है, सेंटर वाली केंद्र सरकार से एकत्रित राशि का अनुपात बताना है आपको। क्या बताना है आपको, अनुपात। तो देखो राशि का अनुपात निकालना है, तो कॉर्पोरेट का तो हमारे पास आंकड़ा है, कितना है 11%। अब केंद्र सरकार का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे जो दे रखा है। जैसे 2 4 कितना हो गया 6, 16 6 22 हो गया, 22 और 33 हो गया आपका 55 और 11 66 हो गया। अब 66 घटाएंगे तो 34 बचेगा आपका। 100 में से 66 घटा के कितना बचेगा, 34% किसका हो जाएगा, केंद्र सरकार का हो जाएगा। अब 34 केंद्र सरकार का, इनका अनुपात बताना है। तो देखो 11 से काटेंगे तो 34 कटेगा तो नहीं, लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है कि लगभग में अनुपात बता दो। तो 11 1 11 11 33, तो यानी लगभग में कितना आ जाएगा, 1:3, जो कि हमारे दूसरे ऑप्शन में है। कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पाई चार्ट के क्वेश्चन के 100% इसके चांस रहते हैं आने के। तो आपको क्या करना है, टोटल 100 कर लेना है। अगर डिग्री में ये मान दे रखे होते तो आप 3 से 60 में से घटाते। ठीक है, जिसका नहीं दिया उसे 100 में से कम कर लो, डिग्री दे रखा है तो 360 में से कम कर लो। तो ये टोटल जोड़ के 66 हो गया। 66 को हमने घटा के 34 बच गया 100 में से घटाने के बाद। और उसके बाद हमें जो पूछा है उसको निकाल दो। इसने कॉर्पोरेट और केंद्र सरकार का पूछा तो हमने निकाल लिया। पूछता जैसे कॉर्पोरेट और राज्य सरकार का क्या होगा, तो वो भी क्या होता है, 1:3, क्योंकि कॉर्पोरेट का 11% और राज्य सरकार का आपका 33%। भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, मैंने आपको बोला है
सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस पे अब मुझे इस वीडियो पे, हाँ एक चीज़ और, मुझे वीडियो पे व्यूज चाहिए, यानी आपके व्यूज आने चाहिए सीधा सीधा 3 के व्यूज, 3 के व्यूज तक आना चाहिए, ठीक है। 3 के व्यूज इस वीडियो पे चाहिए मुझे, कैसे भी इसको इतना शेयर करो, 3 के व्यूज आने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले उसमें चलते हैं। और हाँ, इस चैनल पे आपको फायदा क्या है ये तो आपने पूछा ही नहीं, क्यों सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करना है, इस पर लिमिटेड कंटेंट आता है, आपको रोज रोज डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। जो कंटेंट आया उसको पढ़ो। दूसरी चीज इस पे एक फायदा ये है कि कंटेंट तो लिमिटेड हो ही गया, फिर दूसरा क्या फायदा है, फायदा ये है कि यहाँ जो वीडियो आता है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, वो पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। वो पढ़ के गए तो समझ लो 2-4 क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, बेल आइकन दबा के रख लो, और भाई आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी मेहनत कहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर कर लो, काम आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, ये रीजनिंग का है, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा है शब्द के लिए कौन सा कूट है। इसमें क्या होता है, हम इसको कैसे हल करते हैं, हम इसमें देखते हैं। देखो इसमें कोई ना कोई अक्षर है वो इससे जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें 2 टी आ रहे हैं, इसमें 2 2 आ रहे हैं, इसका मतलब टी का मान कितना है, इसमें 2 है, ठीक है। हमें टी का पता चल गया, टी का मान कितना है, 2। ऐसे ही हम इनमें देख सकते हैं, देखो इसमें टी है, इसमें टी है, तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो टी का तो 2 हो गया। फिर हमने देखा इसमें आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, तो इसमें 2 के अलावा कौन सा कॉमन है, जैसे मान लो 8 है, तो आई का कितना हो गया, 8 हो गया, है क्या नहीं। नॉर्मल चीज निकाल सकते हो आराम से। फिर इसमें देखेंगे हम इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो टी कॉमन था, एक आर कॉमन दिख रहा है हमें, आर। अब आर के लिए यहाँ क्या कॉमन है, देखो 2 वाले को तो छोड़ दो, इसके अलावा इसमें कॉमन 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 क्या आ रहा है, एक 3 और कॉमन आ रहा है। तो हो सकता है आर का तीनों, लेकिन हमें आर के से कोई मतलब नहीं है, तो हमें तो ये देखना है। जैसे इसमें देखो 6 और 6 कॉमन आ रहा है नीचे, तो इसमें भी कोई ना कोई चीज कॉमन है टी के अलावा, बताओ क्या है, ई। तो ई का 6 हो गया, लेकिन हमें ई से भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर बच कौन सा रहा है, 7 और 9। तो जो 7 और 9 बचा है वो किसके लिए आएगा, इसमें 7 और 9 इसमें किसके लिए आ सकता है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे एन के लिए, यहाँ एन है, और इसमें 7 किस में आ रहा है, इसमें, और 9 इसमें आ रहा है। एन भी अकेले देखो इसमें आ रहा है, 7 और 9 भी अकेले इसमें आ रहा है, बाकी किसी लाइन में नहीं दिख रहा। तो यानी एन का मान या तो 7 है या 9 है। अब देखो दोनों वर्ड आ रहे हैं, अब हमें देखना है के का मान। के यहाँ आ रहा है, ऐसा कौन सा शब्द है जो इसमें आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 तो मैच करेगा नीचे, बस इसमें से कौन सा बचा था, 5 वाला। तो के का मान कौन सा आ गया, 5। अब इससे हम वर्ड बनाए एन आई के, तो एन का मान या तो 7 हो गया या 9 हो गया। आई का मान कितना निकाल लिया हमने, 8 हो गया। के का मान अपना कितना आ गया, 5 आ गया। तो यानी संख्या बन गई 785 और 985। लेकिन इसमें ना तो 785 है ना 985 है, दोनों में से कोई ऑप्शन होता तो हम लगा देते, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सवाल करने के लिए आप पहले कॉमन कॉमन से संख्याओं को काट लो, संख्या हट जाएंगी, खुद ही बचेगा, सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग वाले बताओ क्वेश्चन, हमें कोई रिवीजन की जरूरत है क्या, नहीं, बस समझने की जरूरत है इनको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए तथा बी 2 बहनें, ये भी देखो दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। ए और बी दोनों बहन हैं, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये दोनों कौन है, ये बहन बहन है, ठीक है, सिस्टर। अब आर तथा एस भाई भाई हैं, ये आर हो गया, ये एस, ये दोनों कौन है, ब्रदर, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। ये कह रहा है ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी, इसकी बेटी आ गई है, ठीक है, ये बेटी है किसकी, ए की। तो ये कौन है, ये तो माँ होगी, क्योंकि सिस्टर है, तो ये कौन होगी, माँ होगी। और आर की बहन है, बहन किसकी है, आर की, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, बी का एस के साथ क्या संबंध है, यानी बी का एस के साथ क्या रिलेशन है, बताओ। बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने इसको, समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो आर एस दोनों ब्रदर, यानी दोनों भाई हो गए, ये भाई की कौन है, बहन, ये बहन की कौन है, माँ। अब जो बहन की माँ है वो तुम्हारी भी माँ है,
भाई आर की जो बहन है इसकी मम्मी है, वो आर की भी मम्मी है, एस की भी मम्मी है, और इसकी ये बहन है तो ये मौसी हो गई। मम्मी की बहन कौन होगी? मौसी। तो एस का इससे क्या संबंध है? इसकी हो गई मौसी। ठीक है, कौन होगी? मौसी होगी। इनको तो आप कर लेते होंगे, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करना है बस। अब देखो, कथन ए के पश्चात 3 की जा सकने वाली कार्यवाहियां 1 2 3। आपको कथन दिया गया, सब कुछ मानते हुए निर्णय करना है कि सुझाई गई तीनों में से कौन सा तर्क सही है। सुझाए गए तीनों में से कौन सा तर्क सही है, ये आपको बताना है। तो देखो, कथन क्या है? मानसून के समय में मलेरिया रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि होती है। पहले आप पढ़ लो इसको, मलेरिया रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि होती है। अब कार्यवाही क्या है? विधानसभा में यह प्रश्न उठना चाहिए। बताओ क्या यह कार्यवाही करनी है कि यह प्रश्न विधानसभा में उठना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको समझना है कि मानसून के समय मलेरिया रोगियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, वो तो मौसम खराब होता है, मच्छर काटते हैं, मलेरिया बढ़ता है। तो क्या उसको विधानसभा में उसको लेके जाना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जनता द्वारा इसकी रोकथाम के लिए किए जा सकने वाले उपाय, सरकार द्वारा पर्याप्त सूचना प्रसारित की जानी चाहिए, ये सही है। जनता द्वारा सरकार को बताना चाहिए। इसके लिए आप नालियों में जो छिड़काव है वो करवा दो या कुछ भी। मानसून के समय सभी अस्पतालों को मलेरिया रोगों के उपचार हेतु सही प्रकार से सज्जित करना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है? 2 और 3। 2 और 3 यानी केवल 3, ये राइट आंसर है। एक और चीज है, OMR सीट भरते समय ये ध्यान रखना कि आप कहीं 2 और 3 देख के गलत आंसर ना लग जाए। ठीक है, ये देखना है आपको, केवल 3 यानी ये लगाना है। हम ये कभी कभी क्या कर लेते हैं, यहाँ टिक कर लेते हैं, जैसे ही 2 दिखा OMR में गोला भर जाता है, उसके बाद पता चलता है ये 3 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बताइए, यहाँ एक कथन के पश्चात 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं वैसे ही, तो आपको क्या बताना है? आपको निर्णय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है। क्या कथन क्या है? क्या विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? ये कह रहा है विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब उसके बाद क्या तर्क क्या है? हाँ, विश्वविद्यालय में अकादमिक वातावरण तैयार करने में सहायक होगा। नहीं, भविष्य में हमें कोई राजनेता नहीं मिल सकेगा। तो यहाँ मेरे को एक वाला तो ठीक दिख रहा है कि मजबूत है, लेकिन भविष्य में कोई राजनेता हमें नहीं मिल सकेगा। क्या राजनेता बस वहीं से मिल सकता है? राजनेता तो किसी चुनाव ना होगा तो दूसरी प्रक्रिया के अधीन भी ले सकते हैं भाई, कैसे भी मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? तो ये सही नहीं है, इसलिए केवल एक तर्क फर्स्ट सही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेंटेबिलिटी रीजनिंग। आपके माइंड की क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप उसका आंसर सही ढूंढ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। अब हमारे 9 क्वेश्चन 2018 में जो आए थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम 2021 वाले पे पहुंच गए, 15 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था। अब हम 21 वाले हल करेंगे। तो देखो 18 में कितने सिंपल क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही आपके अब भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है। इसलिए आपको ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट। आप इसको देख के जाओगे तो वहां भी इस दिमाग को, तार्किक दिमाग को आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को देख के जरूर जाना आप। चलिए, एक हमारा वो और है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम आप उसको वो कर लीजिए, फॉलो कर लो उसको, क्योंकि उसमें हम न्यूज डालते रहते हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स के भी काम आती हैं और उसमें क्वेश्चन भी आते रहते हैं। ठीक है, SR ऑनलाइन स्टडी के नाम से ही सर्च करोगे, ये हमारे सारे चैनल है, फेसबुक चैनल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 संख्याओं 3:7 के अनुपात में यदि इन संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है, वह संख्या क्या है? फटाफट से आंसर दो इसका। 3:7 के अनुपात में है, अब इनमें क्या जोड़ना है? प्रत्येक में 8 जोड़ना है और 5:9 हो जाता है। बिल्कुल ईजी है, आराम से कर सकते हो। फटाफट करके बता दो मुझे क्या आंसर आता है, जल्दी से कमेंट कर दो। जल्दी से कमेंट कर दो मुझे क्या आंसर आएगा इसका। देखो, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कह रहा है 3:7 के अनुपात में। अब देखो, ऐसे अनुपात वाला आता है तो कैसे करते हैं? दोनों में से प्रत्येक को में 8 जोड़ना है। आपको प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना है? 8 जोड़ दिया जाए। हमने 8 जोड़ दिया, तो ये कह रहा है उनका अनुपात 5:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:9 हो जाएगा। अब देखो, अब देखो, देख रहे हो? ठीक है, देखो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? +2। 7 और 9 में कितना आ रहा है? +2।
हम कह रहे हैं +2 का डिफरेंस है और क्वेश्चन कह रहा है +8 का डिफरेंस है। इसने बोला ना 8 जोड़ दिया जाए, तो इसको हम कैसे करें? हम कह रहे हैं 2 का डिफरेंस है, क्वेश्चन कह रहा है 8 का डिफरेंस है, यानी तो टोटल डिफरेंस 1 किसके बराबर हो गया? 4 के, यानी 1 पे 4 का बराबर डिफरेंस हो गया। जब डिफरेंस समान आ रहा हो, 1 का 4 हो गया, तो यानी हम अनुपात निकालेंगे तो 3 में 4 का गुणा कर लेंगे और 7 में भी कितने का? 4 का गुणा कर लेंगे, तो 4 12 और अनुपात कितना हो जाएगा? 28। तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि 3 और कितना है? 7। इसने बोला 8 प्रत्येक में जोड़ना है, और हम देखेंगे कि जोड़ने के बाद 5 और 9 आ रहा है। ये तो सवाल ने कहा कि 8 जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 5 और 9, लेकिन हम भी तो देखेंगे रियल में कितना आ रहा है। तो रियल में 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ रहा है, तो यानी 2 जोड़ा है, तो रियल रखना है प्लस सवाल कह रहा है वो रखना है। दोनों को काट पीट के 1 का मान निकाल लेना है। 1 का मान 4 आ जाएगा, फिर इनमें गुणा कर दो दोनों संख्याओं में, तो आपका ये अनुपात आ जाएगा। अगर ये डिफरेंस अलग आता तो फिर दूसरे तरीके से करते, वो सवाल आगे आएगा फिर बताएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। एक राशि का ब्याज वार्षिक ब्याज के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 है। यानी 2 वर्ष का साधारण, यानी एसआई तो आपका 900 है, सीआई कितना है आपका? सीआई आपका कितना है? 954 रुपये है। मूलधन कितना है? देखो अभी जो फर्स्ट सवाल हमने पहले किया था उसमें आपको ब्याज पूछा था, उसमें आपको क्या पूछा था कि ब्याज कितना है। अब इसमें पूछ रहा है आपको मूलधन कितना है, तो आप मूलधन निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। आप बताइए फटाफट से, मुझे आंसर दे दीजिए, 20 सेकंड में आंसर दो फटाफट। देखो कितना ईजी है, तुरंत कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, फटाफट आंसर दो। बताओ कितना आएगा। तो इसमें देखो 2 वर्ष का ब्याज है हमारा, 2 वर्ष का एसआई कितना है आपका? 2 वर्ष का एसआई 900 है। तो आपको क्या करना है, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 1 का कितना आ गया? 450, या इसका कर दो वर्ग बटे, इसमें अंतर डिफरेंस कितना आ रहा है एससीआई एसआई में? 54 का। बस इसी से आपका मूलधन आ जाएगा, इसी से हम मूलधन निकाल लेंगे। ये ट्रिक है, या आप ऐसे नहीं समझ में ध्यान रहे आपको कि ये 450 कैसे आया, तो आप दूसरे तरीके से ध्यान रख सकते हैं। क्या तरीका है? जो सिंपल इंटरेस्ट की ब्याज है, तो ब्याज का आधा, ब्याज का आधा, और इसका करना है वर्ग, और बटे क्या करना है? अंतर। ब्याज कितनी है आपकी? 900, 900 का आधा 450 बटे अंतर, ठीक है। 450 के वर्ग का मतलब है 450 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, बटे कितना करेंगे हम? 54, बटे कितना करेंगे? 54 करेंगे, ठीक है। इसको हल कर दो, बिल्कुल इजी हो जाएगा। 9 से काटो, 9 पन्ना 45, 50, 9 6 54, ठीक है। 6 से फिर काट लेंगे हम, 6 से क्या, इसको 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, इसको 3 से काटेंगे तो 15 3 45, यानी 150 बार। इसको 2 से काटेंगे 25 बार, 25 का 15 से कर लेंगे गुणा, तो 0 का 0 आ जाएगा, 25 पंजे 125, यानी बचेगा 12, और 25 12 3750 रुपये आ जाएगा मूलधन आपका। कितना आ जाएगा? 3750 रुपये हो जाएगा। तो बोलो ट्रिक है कि नहीं? सीधा क्या करना है, जो ये ब्याज आए सिंपल इंटरेस्ट का आधा करो, और जो इसका अंतर है उसका भाग लगा दो, बिल्कुल इजी हो गया ना। वैसे आप यहाँ सोचते रहोगे कि ये सवाल कैसे करना है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन ये है आपका। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज में आता है, तो हम 100 यानी 100 टोटल पूरा मान के चलते हैं। ये डिग्री में आया है, मैंने बोला ना डिग्री में आएगा, तो डिग्री में आएगा तो टोटल बताओ मैंने कितना बताया, क्या मानेंगे हम? 360 मानते हैं हम, ठीक है। अब इसमें आपको देखना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे 360 की जरूरत है कि नहीं। निम्न दिए गए चार्ट का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सरकारी क्षेत्र में रोजगार है, निजी में है, ये सब दे रखा है, ठीक है। अगर किसी शहर में कुल वयस्क कितने हैं? 60,000, टोटल कितने हैं? 60,000, तो कितने लोग बेरोजगार हैं? क्या बताना? ओनली बेरोजगार, 5 नंबर वाला। अब बेरोजगार लोग कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर कहाँ है? ये 18, ये बेरोजगार हैं। कितना हो गया? 18 डिग्री। अब इसमें आंसर डिग्री में दे रखा है, तो हमें तो लोग बताने हैं ना। तो बेरोजगारों की संख्या कितनी है?
बेरोजगार कितने हैं? फटाफट आप आंसर दे दो, देखें कितना आता है आपका। 18। बेरोजगार लोग कितने हैं? 18 डिग्री। और कुल वयस्कों की संख्या कितनी है? 60,000। बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखा, आप बताते हो क्या? तो हमें ये देखना है 18 बटे टोटल डिग्री मैंने बताया 360, परसेंट में होता तो क्या रखते हम 100 इनटू टोटल लोग कितने हैं 60,000। यानी ये पैटर्न क्या है पता है? बेरोजगार डिग्री में थे तो कुल डिग्री लेनी है, यानी बेरोजगारों की संख्या बटे 360 इंटू 60। 18 दूनी 36, 2 बार यानी 20 बचा, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 6000 को 3000 बार। ठीक है, तो बेरोजगारों की संख्या कितनी हमारी 3000 है। निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की भी पूछ ले, जैसे आपको पूछ लिया चौथा ऑप्शन स्वरोजगार वाले कितने, ये भी 18% है, तो 18 बटे 360 इंटू 60,000। आपको पूछ लिया थर्ड निगमित क्षेत्र में रोजगार, तो 54 क्या करेंगे 54 बटे टोटल 360 और इंटू कितने लोग हैं 60,000। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, किसी का भी डिग्री निकाल सकते हैं। डिग्री के लिए आपको बटे में कितना रखना होता है? डिग्री के लिए हमें बटे में रखना है 360 और परसेंटेज के लिए बटे में रखना होता है 100। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा आपके स्क्रीन पे एक अगला क्वेश्चन, इसको आप बता दीजिए। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। कितने परसेंट? 35%। और उसने 650 अंक प्राप्त किए, फिर भी 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक कितने का है? तो आप बताओ ऐसे क्वेश्चन को करने में क्या है। इसने बोला 650 अंक उसने प्राप्त किए, ठीक है भाई मान लिया। ये कह रहा है 35% प्राप्त करने थे, 650 प्राप्त करने के बाद भी 50 नंबर कम रह गए। अगर इसमें 50 नंबर और ले आता तो फिर ये पास हो जाता, और पास कितने पे हो रहा है 35%। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यानी 650 नंबर लेके आया, क्वेश्चन कह रहा है 50 और ले आता तो इसके 35% नंबर हो जाते, यानी ये पास हो जाता। जैसे आप 10th क्लास में 33% पास हो रहे हो, आप नंबर लाए मान लो 100 ले आए। अब हम कह रहे हैं कि आप 100 नंबर लाए हो, आप 30 नंबर और लाते तो आपके 33% नंबर हो जाते। तो हम कैसे करेंगे 100 प्लस 30 बराबर किसके हो जाते 33% के। तो ऐसे यहाँ दे रखा है 650, 50 नंबर और ले आता तो जोड़ के 35% हो जाते। ये टोटल कितना हो गया 700। यहाँ कितना हो रहा है 35%। पूछा क्या है पूर्णांक कितने, पूर्णांक निकालना है आपको, तो 1% का निकाल लो पहले। तो 700 में 35 का क्या लगा देंगे भाग, 35 का भाग लगाओ, 35 दूनी 70, यानी कितना आ गया 20। 1% का मान 20 और पूर्णांक 100% ही होगा, पूरा पूर्ण अंक होता है। तो यानी 20 पे 2 जीरो और रख दो 2000, तो 2000 का हमारा पूर्णांक हो गया। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सीधा सा सिस्टम है। जो दिया है फिर कितने नंबर कम है उनको ऐड करो, बराबर परसेंटेज के रख लो। अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में प्लेन को यानी PLANT प्लांट को क्या लिखा है QMBOU, कूटबद्ध किया गया उसी भाषा में टोयोटा। देखो TOYOTA, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा? तो आप निकाल सकते हो आराम से। देखो कैसे, हमें पहले इसमें ये देखना होता है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, उस लॉजिक को लगा दीजिए। P पे से क्या आता है Q, L पे से क्या आता है M, A पे से क्या आता है B, N पे से क्या आता है O, T पे से क्या आता है U। देखो एक का डिफरेंस आ गया ना सीधा, P पे से Q, ऐसे हम यहाँ बोलेंगे T पे से क्या आएगा, O पे से क्या आएगा, A पे से क्या आ जाएगा B। देखो क्वेश्चन तो यही हो गया, पीछे भी एक में ही आ रहा है बाकी किसी में नहीं आ रहा, हो गया ना एक ही सेट। लेकिन फिर भी निकाल सकते हैं। टी पे से क्या आता है U, O पे से क्या आता है, O पे से क्या आएगा P, Y पे से क्या आता है आपका Z, और फिर O पे से क्या आएगा P, और T पे से क्या आता है U, यानी UPZPUB, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सा आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी सबसे लास्ट में यहाँ क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए
या तो हम डिफरेंस देखते हैं, या ऐड करके देखते हैं, या वर्ग करके देखते हैं। जैसे यहाँ कितना लिखा है, 4, 7, 12, 21, 38, और आगे क्या आएगा ये बताना है। इसमें डिफरेंस क्या है, 3 का। यहाँ कितना आ गया, 5 का। यहाँ डिफरेंस फिर कितने का आ रहा है, 9 का। और फिर इसके बाद यहाँ कितने का आ रहा है, 17 का। ये डिफरेंस है। अब इसका हमें पता है कि यहाँ 3, 5, 9, 17। अब इनका कोई मतलब निकल रहा है नहीं। फिर इसके बाद हम दोबारा देख सकते हैं, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2। फिर यहाँ डिफरेंस 4, यहाँ डिफरेंस 8। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा तुम्हारे हिसाब से, 16 का आएगा। तो ये 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 17 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। अब ऐसे ही यहाँ था, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 9 जोड़ा 21, 21 में 17 जोड़ेंगे 38, 38 में 33 जोड़ना है। फिर कितना आएगा, तो 38 में 33 जोड़ लो, कितना आता है, 8 और 3 11, यानी 71 आ जाएगा। एक सीधा सीधा है, तो कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी पहले एक डिफरेंस निकालो, अगर उसमें सेट बराबर नहीं हो रहा या 2 गुना 3 गुना नहीं निकल रहा तो फिर दोबारा डिफरेंस निकाल लो, जहां हो जाए सेट कर दो। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए प्रश्नों में हमारे चैनल की एक फायदा हो रहा है, यहाँ फालतू टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा पढ़ सको और अपने ध्यान को क्वेश्चन पे केंद्रित कर सको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में आप एक बार पढ़ लीजिए कथन को, उसके नीचे दिए गए हैं। यानी पहले कथन दिया है, फिर आपको तर्क दिया है। पढ़ के फटाफट देखो कौन सा लग रहा है आपके हिसाब से। क्या होगा, ये कह रहा है प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध कर देते हैं, ठीक है, क्या उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते। नहीं, यह हमारी राजनीतिक कानून के सक्षम सभी समान है। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये कह रहा है, यानी प्रबल तर्क कौन सा है, जानबूझकर अपराध नहीं करते। इसको हम कैसे कह सकते हैं, कर भी सकता है कोई, प्रतिष्ठित है तो ये थोड़ी है कि अपराध नहीं करेगा, कर सकता है। जैसे कि अभी अशोक वायरल हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। अब हमारी राजनीतिक कानून के सक्षम सभी समान है। हाँ, नीतिज्ञता के यानी कानून के लिए चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, ये सभी समान है। तो ये राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें केवल तर्क तो प्रबल है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। यानी हमें देखना होता है कि क्या सही है। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, यानी नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आएगा, बी, सी, ई, एच और एल। अब आप इनसे आइडिया लगाओगे तो नहीं लगा पाओगे, आपको पहले इनके नंबर पता होना चाहिए। जैसे इसको 2 पे लिखते हैं, इसको 3 पे, ऐसे ई को कितने पे लिखते हैं हम, 5 को, एच को 8 पे, और एल हमारा 12 पे। अब आप देख सकते हो इनका मतलब ये ए बी, बी 2 पे हो गया, फिर सी 3 पे हो गया, डी ई 5 पे हो गया, ऐसे करके आप नंबर बना लेते हैं। अब हम देखेंगे इसमें क्या लॉजिक काम कर रहा है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12। लॉजिक समझ में आ गया। पहले 1 बढ़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब कितना बढ़ेगा 5, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। और 17 नंबर पे बताओ आप क्या आता है, 17 नंबर वाला आपका आंसर आएगा। 17 नंबर पे क्या आता है आप बताओ फटाफट। 17 नंबर पे क्या आएगा, 17 नंबर पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, आप जोड़ के भी देख सकते हैं अगर नहीं याद हो तो आपको। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ऐसी श्रृंखला वालों में आप नंबरिंग करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन है, एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है। ठीक है, सही बात है, कमरे में फूल होंगे खूबसूरत दिखेगा। फिर अब निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं। क्या सही है ये, कमरों को सजाने के लिए ही फूल उगाए जाते हैं? नहीं, फूल तो हर किसी चीज में काम आते हैं, पूजा पाठ के आते हैं। ये स्पेशली कह रहा है कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं। नहीं, बिना फूलों के कोई कमरा बदसूरत दिखता है। अरे, फूलों से कमरा अच्छा लगेगा, सज जाएगा, खूबसूरत दिखेगा, लेकिन क्या बिना फूल के कमरा बदसूरत दिखता है? नहीं।
फ्लैट देखते हैं आप, कितने अच्छे अच्छे वन होते हैं, वो बदसूरत दिखते हैं, उसमें फूल कहाँ होते हैं, नहीं होते। तो यानी ये भी कथन गलत है। तो यानी ना तो एक और ना दो, दोनों ही निष्कर्ष अनुकरण नहीं करते हैं, यानी दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं, इस YouTube चैनल की एक विशेषता है कि आप किसी भी चैनल पर जाइए, वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, आप उन्हीं को कर पाओगे। उसके अलावा किसी क्वेश्चन की आपको ज़रूरत है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन आप बता दीजिए और करवा दीजिए, कोई नहीं करवाएगा, कोई नहीं सुनेगा। मेरे चैनल पे आपको ये फ़ायदा है, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पीछे व्हाट्सअप नंबर या तो इस पर दे दीजिए, या आप कमेंट भी कर देंगे ना, आपको तुरंत वीडियो में जवाब मिलेगा उसका। ठीक है, तो इसलिए आपको तुरंत वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा, यहाँ ये फायदा है। इसलिए ये है कक्षा विद्यार्थियों की संख्या, अंक है 60-96, यानी ये दो दे रखे हैं। इसका विस्तार रेंज बतानी है। देखो रेंज ज्ञात कैसे करते हैं, रेंज यानी रेंज का तो बहुत सिंपल है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम अंक है, उसमें से मिनिमम को घटा देना है। तो मैक्सिमम अंक इसमें कौन सा है, 96 दिख रहा है अलग, मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम वाला सबसे छोटा 9, कितना है 9। मैक्सिमम में से मिनिमम घटाते हैं तो हमारी रेंज आ जाती है। तो रेंज आपकी कितनी आ जाएगी, 16 में से 9 गया तो 7, यानी 87 आपकी रेंज आ गई। बस हो गया क्वेश्चन। देखने में ऐसे लग रहा है, अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ऐसे बोलेंगे पता नहीं ये विस्तार रेंज क्या है, कैसे करेंगे इसको। तो भाई रेंज नॉर्मल है, आप कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम संख्या लेंगे माइनस मिनिमम को माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, अब हमारा 2021, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। ये हमारा चैनल का नेम है ही, आप इसको सब्सक्राइब कर ले। और ये हमारा गेट डाउनलोड के लिए क्या लिखा है, SR ऑनलाइन स्टडी एप्लीकेशन भी है, लेकिन अभी उस पर वर्क चालू नहीं किया है। अगर आप बोलेंगे कोई टेस्ट सीरीज वगैरह का तो ज़रूर चालू करेंगे। थोड़ा सा अभी प्लान है मेरा कि हमारे चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम अपने एप्लीकेशन को रनिंग में लाएंगे, फिर एप्लीकेशन को रनिंग कराएंगे। बस आपका सहारा चाहिए। आपका सहारा भी क्या है, बस 1 क्लिक है, सब्सक्राइब करो। जो वीडियो डालता हूँ उसको ज़रूर देखो, क्योंकि वो आपके बहुत काम की होने वाली है। कोई भी आपको यहाँ फालतू कंटेंट नहीं मिलता, सब आपके ज्ञान का है। ठीक है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये बताना है आपको। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, फटाफट से इसका आंसर मुझे दे दीजिए कमेंट में। फटाफट कमेंट में आंसर दे दो, कितना आता है इसका। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बॉक्स की संख्या देखें कितनी है। इसमें टोटल 8 बॉक्स है, संख्या का 2 गुना कर लो, उतने त्रिभुज हो जाएंगे। 8 बॉक्स के 2 गुने यानी 16। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16। तो आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि ए तथा बी की बचत क्रमशः 2400 और 2000 रुपए है तो आय रुपयों में क्या होगी। आय अनुपात में दे रखी है, रुपयों में ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, हमें आय ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले उनकी आय व्यय के अनुपात के लिए हमें पता होना चाहिए, मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, मैं कितना कमाता हूँ 20K, ये मेरी क्या है, आय है। इतने पैसे मेरे पास आते हैं मंथली। फिर इसके बाद मुझे ये पता है कि मैंने बचत की 2,000 रुपये की, 2K बचा लिया मैंने, ये मेरी बचत है। मेरे पास बस ओनली कितने रुपए बचे हैं, 2,000। तो मैंने खर्च कितना किया, व्यय, यानी खर्च कितना कर दिया। खर्च आप खुद निकाल सकते हैं कि 20,000 थे, 2,000 बचे हैं, तो 18 के उड़ा दिए मैंने, ये मेरी खर्च हो गया। खर्च बोलूं या व्यय बोलूं, ठीक है। तो आप ये तो समझ सकते हैं कि अगर आय में से बचत घटा दें तो खर्च आ जाता है, आय में से बचत माइनस करने पे खर्च आ जाता है। ठीक है भाई, आय का अनुपात क्या है, 8:5 है, ये हमारी क्या है, आय। तो मैं इसको x में मान लूं, मैंने मान लिया इसको 8x/5x, ठीक है, x मान लिया। फिर ये कह रहा है
बचत हमारी 2400 और 2000 है। तो देखो बचत को मैं माइनस करूंगा तभी तो क्या आएगा, आय में से, आय में से जो आए हैं उसमें से मैं बचत को माइनस कर दूं, बचत को क्या कर दूं माइनस, तो व्यय निकल आएगा। ठीक है, तो देखो आय कितनी थी 8x, बचत कितनी की 2400 रुपये, तो अनुपात क्या आ रहा है हमारा 5 बटे, दूसरा हम लिखेंगे दूसरे में आय कितनी है आपकी 5x माइनस बचत क्या की आपने 2000 की, मैंने इसको बटे बना लिया बट बराबर 3। ठीक है, 8x में से 2400 बचत को घटाने के बाद 5 ये हो गया, ये इसमें से ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करने का सीधा सा तरीका है कि अनुपात को हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 है ये, ठीक है 3 है। अब इसको सॉल्व करो, इसको हल करने का क्या तरीका है, हल कीजिएगा। देखो बजगुणा कर दो इनमें, बजगुणा करेंगे 38 24 पचम 25, पहले इसको कर दें 25x माइनस 200 पंजे 1000, इसको करेंगे 24x 24 7200। अब इसके बाद 24x से इधर लाओगे आप, 25x था ऑलरेडी, 24 इधर आया तो 1x बचेगा, 25x में से 24x गया तो 1x बराबर 1000 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 7200 घटा देंगे तो आपका कितना बच रहा है 2800, कितना बचेगा 2800 बच गया है ना। 7200 में से कितना है 1000, यहाँ मैंने 200 लिख लिया, ये 2000 था, यानी कितनी बचत थी 2000 थी ये। ठीक है, तो ये 10,000 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 10,000, तो एक जीरो का ध्यान नहीं रहा। अब ठीक है, अब 2800 बचेगा, 10,000 में से 7200 घटेगा तो कितना बचेगा 2800 रुपये बचा। अब 2800 के बाद आपको निकालना क्या है, आय निकालनी है आपको रुपयों में, ये तो एक्स का मान आ गया 2800। अब आय कितनी आएगी पैसों में, आय कैसे निकालेंगे हम, आय में देखो मैंने 8x और 5x माना है, तो उसके आधार पे आप आय निकालेंगे। तो आय बताओ कितनी आएगी, फटाफट मुझे कमेंट कर दो। अब आय भी किसकी निकालनी है, इसने यहाँ मिस्टेक कर दी, इसमें एक ही आय लिख दिया है, एक ही या बी की कुछ पूछता। अब जो एक ही आय एग्जाम में पूछा है तो एक ही आय ज्ञात करेंगे, तो एक ही कितनी 8x माना हमने, तो 8 इंटू एक्स की जगह रखेंगे हम 2800, 28 कितना हो जाएगा 244, या फिर हम गुणा कर लें 2 जीरो 8 8 64 की 4 हंस लाएगी 6 और 8 दूनी 16 6 22 224, हाँ सॉरी, तो 28 224 यानी 224 वाला आंसर हो जाएगा, नहीं ये रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर हमें बी की आय पूछता, हमें किसकी पूछता बी की आय, तो फिर हम 5x में निकाल लेते, 5 इंटू कितना रखते हम 2800। ठीक है, फिर ये बी की आ जाती है 58 140, यानी 140 पे 2 जीरो 1,40,000, 140 यानी 14,000 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाती 14,000। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी संख्या है ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें सबसे मेन ये फॉर्मूला याद रखना है, ये अपने माइंड में सेट कर लेना है, इसी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए, एक शहर, राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या यानी 3 लाख है, टोटल जनसंख्या कितनी है 3 लाख, और ये कह रहा है 1,80,000 पुरुष हैं, इसमें से 1,80,000 कौन है पुरुष, यानी मेल कैंडिडेट कितने हैं 1,80,000, 3 लाख टोटल जनसंख्या है, तो 1,20,000 इसमें से कौन हो जाएंगे फीमेल हो जाएंगे। 3 लाख में से मैंने 1,80 कम कर दिया, तो कौन हो जाएंगे फीमेल। अब यहां से आगे बात करेंगे, ये कह रहा है कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, यानी इसका 50% कैसी है शिक्षित है, तो 3 लाख का 50% यानी आधा कितना होता है 1.5 लाख, 1.5 लाख कैसे हैं शिक्षित हैं। ये आप निकाल भी सकते हैं, मैंने सीधा लिख दिया, यानी 3 लाख इंटू 50/100 करके निकाल लेना। ठीक है, हमें तो आंसर चाहिए। अब इसमें ये हो गया, फिर इसके बाद क्या कह रहा है 70% पुरुष शिक्षित हैं, ये पुरुष कितने हैं मेल 80, इसका 70% शिक्षित हैं, तो 1,80 का 70% निकाल लो, तो 1,80 का 70%, इसको काटेंगे
126, 18 126 और 3 जीरो, यानी 1,26,000 पुरुष कैसे हैं? शिक्षित हैं। कैसे हैं? शिक्षित। अब शिक्षित टोटल कितने थे? 150, जिसमें से 126 तो मेल ही शिक्षित हैं, तो फीमेल कितनी शिक्षित होंगी? फीमेल शिक्षित कैंडिडेट कितनी होंगी? टोटल 1.5 लाख हैं, 126 तो कौन हो गए? पुरुष। बाकी जो 1.5 तक बची वो महिला शिक्षित है, इसका मतलब। और 1.5 तक महिला कितनी आ जाएंगी आपकी? 24,000। ठीक है, 24,000 महिलाएं शिक्षित हैं। पूछा गया है अशिक्षित महिलाओं की संख्या। टोटल महिला कितनी थी? 1,20,000 थी, जिसमें से 24,000 कैसी हैं? शिक्षित हैं। तो फिर अशिक्षित बची कितनी? बची भैया, यानी आप देख सकते हो भाई कि अशिक्षित महिला हम निकालेंगे तो इसमें से इसको आंकड़े को हम कम कर देंगे, तो 24 चौक 96, 54 120, यानी 96, 96,000 महिलाएं। यानी 120 में से 24,000 घटाएंगे तो 96,000 महिलाएं कैसी होंगी? अशिक्षित होंगी। कैसी होंगी? अशिक्षित। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे हम हल करते जाएंगे। समझ में नहीं आओ तो दोबारा देख लेना एक बार बैक करके। 3 लाख का 50% 1.5 लाख हो गया, जिसमें से 180 क्वेश्चन कह रहा है मेल है, तो हमने इसमें से घटा लिया, फीमेल आ गई 180 में से। फिर उसके बाद हमने शिक्षित निकाले, 126 आ गए। टोटल शिक्षित 1.5 थे, 126 मेल शिक्षित हैं, घटा के 24,000 फीमेल शिक्षित हो गए। क्वेश्चन में पूछा था अशिक्षित फीमेल कितनी है, तो हम क्या करेंगे? 120 में से 24 घटा लेंगे, 96,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 96, 96,000। ठीक है, ये फीमेल हो। अगला क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,20,000 और चक्रवृद्धि ब्याज 1,29,000 है, तो ब्याज की दर क्या होगी? आप YouTube पे देख लेना, मेरे जितने कम टाइम में आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। वो आपके 20 क्वेश्चन में 2-2 घंटे लगा देते हैं, फिर बोलते हैं मैराथन क्लास है। मैं आपकी इस क्लास को देखो कितने टाइम में खत्म करूंगा। बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको पर क्वेश्चन को बड़े आराम से समझा रहा हूँ। पूरा दिमाग लगा के देखोगे तो एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, एक बार में समझ जाओगे। तो देखो, ये वही क्वेश्चन है कि 2 वर्ष का एसआई दे रखा है 120, एसआई 2 वर्ष का 120 है, और सीआई कितना है? 129। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। सीआई कितना है? 129। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आपको दर निकालनी है। अब बताओ ब्याज की दर क्या होगी? और ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। मैंने कैसे बताया था आपको निकालने के लिए? कैसे बताया था मैंने? मैंने बोला था एक तो इनका अंतर 129 है, डिफरेंस क्या होगा आपका? 9 बटे ब्याज को आधा, यानी 1 वर्ष का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 60, यानी 120 का कितना कर लेंगे? आधा, और इंटू 100। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज निकालना होता है। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे हम, 3 से 3 तक 9, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 5 10, ये 3 से 3 बार कटा था, यानी 15% आ जाएगा आपका। कितने परसेंट आ जाएगा? 15% आ जाएगा। ठीक है, 15% हमारी क्या हो जाएगी? ब्याज। कैसे निकालते हैं? डिफरेंस बटे हम 1 वर्ष का ब्याज ले लेंगे, तो एक साधारण ब्याज का आधा कर लो, 120 का आधा कितना हो गया? 60, और बटे इंटू 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सिंपल है, देखने में बहुत अजीब लग रहा है, यानी 1 - 1/3 है। दूसरे कोष्टक में 1 - 1/4 है, तीसरे में 1 - 1/5 है, उसके बाद में डॉट डॉट 1 - 1/n है। इसका ये किसके बराबर है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम नॉर्मल सिंपली हल करते हैं। 3 का गुणा करेंगे, 1 से 3 एकन 3, 3 में से 1 गया तो 2, और बटे 3 इंटू 4 एकन 4, 4 में से 1 गया तो 3 बटे 4 इंटू 5 एकन 5, 5 में से 1 गया तो 4 बटे 5 इंटू डॉट 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 एन में एन एक एन -1/n। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखो इसको हम काटते हैं तो ये कट गया, यहाँ से काटेंगे ये कट जाएगा, ऐसे ही आगे संख्या आएगी, जैसे 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ऐसे ही तो आएगी, तो ये भी कट जाएगा। ऐसे कोई संख्या यहाँ आएगी n-1, तो उससे ये कट जाएगा, फिर बचेगा क्या? इधर 2 बचा, और बटे में नीचे जाके n बचा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? n, ये नहीं है, n/2,
2/n, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2/n आंसर आ जाएगा आपका। तो बिल्कुल इजी है, इसको हम ऐसे फॉर्मेट में कर लेते हैं, काटते जाते हैं। अगर इधर से कट रहा होता तो हम इधर से काटते जाते, ऊपर की संख्या उधर बचती, इधर नीचे की बच जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को फटाफट और आंसर दीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए। अब आपको अवधारणाएं देखनी है। अवधारणाओं का मतलब आपको देखना है कि कौन सा इससे मैच कर रहा है या सही है। तो बाढ़ प्रभावित लोग भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। वो लोग जिनके घर पर पानी पूर्ण रूप से डूब गए, उनको राहत शिविर में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। अभी बाढ़ प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिविर तक नहीं पहुंच सके हैं। तब कौन सी अवधारणा कथन अंतर्निहित है? देखो, भोजन, पानी, आश्रय के लिए बहुत सारे लोग बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए इकट्ठे हुए। ठीक है, इसके लिए सामग्री तो की जा रही है, भोजन पानी की उपलब्धता। अब जो डूबे हुए हैं उन्हें शिविरों में आश्रय भी दिया जाएगा। लेकिन बाढ़ से प्रभावित तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविर में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो नहीं पहुंचे हैं, उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो जो इकट्ठे हो गए उनकी बात कर रहा है। तो यानी इसमें केवल 1 और 2 अंतर्निहित होगा इसमें। ठीक है, इसमें तीसरी अवधारणा आपकी अंतर्निहित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, इसमें भी कथन है, पत्तियों का रंग कैसा है? हरा। कारण क्लोरोफिल, पत्तियों में मौजूद एक हरा वर्ण होता है। यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो आपको पता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद है। यानी आर व्याख्या कर रहा है किसकी? ए की। तो यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, आर व्याख्या कर रहा है ए की। तो पहला ही क्वेश्चन ये आंसर राइट होगा, क्योंकि आर व्याख्या कर रहा है किसकी? ए की। ए क्या है? पत्तियों का रंग हरा होता है। क्यों होता है उसकी व्याख्या आर बता रहा है कि इसमें क्लोरोफिल वर्णक मौजूद होता है, इसलिए ये कथन सही है। दी गई संख्या श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को बताएं। तो इसमें आपको बताना है, देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको देखना होता है। देखो अंतर डिफरेंस अलग है, 12 पे से 6 आ गया, 18 पे से 9 आ गया, यानी एक डाउन एक अप है। तो इसमें हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे, एक छोड़ के डिफरेंस देखेंगे, एक छोड़ के आंसर आएगा अपना। 12 6 18, 18 और 8 26, 26 और 10 36, 36 और अब देखो 6 8 10, तो अब कितना आएगा? 12। 36 में 12 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 48। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। ये तो डिफरेंस वाले तो मैंने बहुत पहले भी करा दिए हैं। तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 134 का अर्थ है अच्छी और स्वादिष्ट। वाह। 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीर देखें, और 729 का अर्थ है तस्वीर फीकी है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनमें जो अर्थ दे रखे हैं वो आपको मैच करते हैं। यानी जैसे मान लो हमें इसमें कोई कॉमन क्या दिख रहा है, जैसे हमें इसमें 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ और यहाँ भी है। तो इसमें कॉमन क्या है? अच्छी और अच्छी। इसका मतलब अच्छी 4 का है। अच्छी किसका है? 4 का। 4 का क्या है? अच्छी। अब ऐसे हमें कौन से का देखना है? देखें के लिए बताना है। तो देखें के लिए कौन से में आएगा? इसमें आएगा। अब इसमें अच्छी का तो 4 हो गया। अब 7 और 8 में से होगा एक तस्वीर के लिए एक देखें। तो 7 और 8 में से एक तस्वीर का एक देखेगा। 7 मैच कर रहा है क्योंकि तस्वीर मैच कर रही है, तो 7 तस्वीर से कट गया। 4 हमारा इधर कट गया, 7 इधर कट गया, कितना बचा? 8। तो 8 हमारा किस लिए है? देखें के लिए है। ठीक है, इस ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी कराया था। ये 8 किसके लिए आ गया? देखें के लिए आ गया। अगला क्वेश्चन, एक परिवार के 6 सदस्य ABCD E और F यात्रा कर रहे हैं। ये कह रहा है 6 सदस्य हैं, ABCD E और F। ठीक है भाई, 6 सदस्य हमने ले लिए। ये कह रहा है BC का पुत्र है। कौन पुत्र है? B कौन है? पुत्र है। ये पुत्र हो गया किसका? C का। C का पुत्र है। ठीक है, B C का पुत्र है, लेकिन C B की माता नहीं है। C माता नहीं है, इसका मतलब C कौन है? पिता है। C का पुत्र कौन हो गया? B। लेकिन अब B या तो माता होगी या पिता, लेकिन ये कह रहा है माता नहीं है, तो कौन है? पिता है। ठीक है, A और C विवाहित दंपत्ति हैं। A और C
ए और ये विवाहित दंपत्ति हैं, यानी ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये पिता है, तो ये कौन होगी, माता है। ये भी डिफरेंस हमारी समझ में आ गया, ठीक है, ये माता है। फिर आगे, ई सी का भाई है, ई भाई है, ई किसका भाई है, सी का, ई सी का भाई है, ठीक है, सी का भाई हो गया ई। डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, यानी ए की पुत्री डी, ये पुत्री है। फिर आगे क्या कह रहा है, एफ बी का भाई है, एफ भाई है, एफ कौन है, भाई, एफ कौन है, भाई है, किसका है, बी का, यानी इसका भाई है एफ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, अब आपको पुरुष देखने हैं, माता है ये फीमेल है, ये पुरुष नहीं है, एक तो ये पुरुष हो गया, पुरुष लोगों की संख्या देखनी है, एक तो बी है पुरुष, पिता है ये भी पुरुष है, ये तो पुत्री थी, ई भाई है ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, यानी टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो पुरुष लोगों की संख्या भाई कितनी हमारी, 4 है, यानी राइट आंसर 3, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये तो नॉर्मल होते हैं, इनको तो आप कर सकते हैं कैसे भी। फिर अगले उस पर चलते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के लिए है ही अगला क्वेश्चन, और पीडीएफ आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। चलिए, निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या, अगर ऐसा आ जाए 1 2 3 4, यानी कितने डब्बे हैं, 4, इसका वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इनको जोड़ लो, बस वर्ग कर लो, जोड़ लो। तो 5 और 9 5 14, 14 और 16 30, यानी राइट आंसर कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, तो आपके आते हैं वो। लाइक ठोक दो आप तो फटाफट से, दोनों हाथों से लाइक ठोक दो, ठीक है, लाइक आनी चाहिए, दबा के शेयर कर दो भाई, आपको सब्सक्राइबर 2.52 के पहुंचाने हैं बस इस वीडियो में। मुझे 3000 व्यूज चाहिए, कैसे आएंगे वो मुझे नहीं पता। यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो गया, यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व था, बताओ फटाफट इसका आंसर। अनुपात वाले क्वेश्चन में करा चुका हूं आपको बहुत सारे, जब से बताओ फटाफट कितना आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया उसमें डिफरेंस सेम था, ये सीमा है, ये सीमा है, और ये रीमा है, ये रीमा है, वो सीमा थी, ये रीमा है, ये 9 है, ये 16 है, ये 9:16 हो गया। 10 वर्ष पश्चात, आफ्टर 10 ईयर, 10 जोड़ लें, इसमें भी 10 जोड़ेंगे, इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अगर ये अनुपात समान होता है, अगर अब ये अनुपात समान होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी ये अनुपात, यानी यहाँ डिफरेंस 7 का है, यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं तो 13 का है। अब ये समान होता तब तो हम उसको 10 के बराबर रख देते, अब समान नहीं है तो बराबर नहीं रख सकते। अब इसकी एक टेक्नोलॉजी लगानी है आपको, क्या टेक्नोलॉजी है, इसमें डिफरेंस 1 का है, उसका गुणा ऊपर के में कर दो, इनमें डिफरेंस 9 7 का है, कितने का है 7 का, इनका गुणा नीचे वाले में कर दो, इसका करो नीचे, 7 दूनी 14, 7 3 21, और 1 का करेंगे उधर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। अब जो अनुपात है वो कितना हो गया, 14:21। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या आता है, अब हमें डिफरेंस देखना है, तो अब हमें डिफरेंस देखना है, डिफरेंस मान लो आ गया 9 से 14 में 5 का, और इधर 16 से लेके 21 में डिफरेंस भी कितने का है, 5 का। अब डिफरेंस समान हो गया, हम कह रहे हैं कितना आया डिफरेंस 5, और सवाल डिफरेंस बता रहा है 10, हम कह रहे हैं 5, सवाल कह रहा है 10, तो 1 बराबर कितने हो गया, 2 के, कैसे हो गया 5 दूनी 10, 1 बराबर कितने का हो गया, 2 के। हमें कितना निकालना है, 9 और 16 का, तो 9 इंटू 2 अनुपात 16 इंटू 2, ये इंटू 2 क्यों किया है, क्योंकि 1 का मान 2 के बराबर है, तो रख दो भाई, 9 इंटू 2 16 इंटू 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। अब इसको काट लो, काटो भाई, 9 अनुपात 16 ही आ जाएगा काट के। तो हमें तो बताना क्या है इसमें, हमें तो इधर जाना है ना, कि हमें बताना क्या है इसमें। क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा 6 वर्ष पूर्व का अनुपात पूछ रहा है, 6 वर्ष पूर्व अनुपात, 6 वर्ष पूर्व क्या था, तो 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो भाई 6 कम कर लो, और तो करेंगे क्या, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, 6 साल छोटे होंगे ना जब,
तो ये 12 का होगा, ये कितने की होगी? 26 और 36 होता है 26। अब इसको काटो, काटो, 2 से काटो, 2 से 6 और 2 से ये कितना आ गया? 13। 6 13 है क्या कहीं? ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले वही तरीका, अगर ये हमारा डिफरेंस 10 है, इधर 10 है, ये 7 और 13 वाला सेम आ जाता तो बराबर रख देते 10 के। नहीं आया तो हमने इनमें डिफरेंस किया, नीचे का डिफरेंस ऊपर के में गुणा किया, ऊपर का डिफरेंस नीचे के में गुणा किया। फिर हमारा जो अंतर था वो 5 का हो चुका, दोनों बराबर। 5 का डिफरेंस 10 के बराबर है, हमने 5 बराबर 10 लिया, 1 बराबर 2 ले लिया। फिर हमने इनमें गुणा कर दिया, 9 में 2 का, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस 2 आया, 2 का गुणा करने के बाद में ये अंतर आ गया। इसके बाद में हम देखेंगे 6 वर्ष पूर्व कह रहा है तो कम कर दिया, आफ्टर यानी बाद में कहता तो जोड़ देते। अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है, इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ये पाई चार्ट दे रखा है और इसका मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसके लिए आपको कितने डिग्री लेना पड़ता है? 360 डिग्री लेते हैं, ठीक है, टोटल। अगर परसेंटेज में होता तो हम कितना लेते? 100%। ये पूछ रहा है नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है? नौकरी और परिवहन में, नौकरी और परिवहन का योग किसके बराबर है ये बताना है आपको। अभी बताते हैं, पहले हम ये तो देख लें नौकरी परिवहन में कितने हैं। नौकरी में 120, नौकरी में कितने हैं? 120 प्लस, नौकरी में कितना हो गया? 120 प्लस परिवहन में कितना हो गया आपका? 24। अब ये किसके बराबर होगा ये बताना है। तो 120 और 24 144 डिग्री हो गया। अब 144 और देखते हैं कहाँ बैठेगा। तो देखो 108 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 144। 108 में कितना जोड़े? 36, तो 144 हो रहा है, तो ये इसके बराबर आ रहा है। तो कृषि प्लस व्यापार का आ जाएगा, कृषि प्लस व्यापार का। ठीक है, बाकी तो जोड़ के नहीं बैठ रहा। कृषि व्यापार है क्या? व्यापार व्यापार कृषि व्यापार, यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इन दोनों का योग 144 हो रहा है, जिसका योग 144 है वो उसके बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नॉर्मल था, देखने में भाषा कठिन लगती है। यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, ये क्लियर कर रहा है कि हर पुस्तकालय में पुस्तक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुस्तकें केवल पुस्तकालय में ही होती हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुस्तकें पुस्तकालय में क्यों होंगी? स्कूल में भी होती हैं, आपके हाथ में भी होती हैं, रास्ते में भी होती हैं। फिर कह रहा है कोई भी पुस्तक पुस्तकालय के बिना, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, क्योंकि ये कह रहा है हर पुस्तकालय में पुस्तकें तो होती हैं। तो ये राइट आंसर है आपका, कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता, क्योंकि हर पुस्तकालय में क्या होती हैं? पुस्तकें। तो ऐसे जोड़ के देखना पड़ता है। कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते, हो भी सकते, नहीं भी ये नहीं होते का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, फिर हमारा ये राइट आंसर हो गया। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाई बताओ इसमें निम्नलिखित प्रश्न में कथन के पश्चात 3 तरह के, पहले पढ़ लो आप, पढ़ के फिर मुझे बताओ फटाफट क्या आंसर देना है इसका। इतनी इतनी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, फटाफट आंसर दे दो। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, क्या देश के सभी विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक के लिए सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। हाँ, यह देश के शिक्षा तंत्र में समान रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। जहां ऐसे बढ़ाएं एकमात्र केवल, ये सही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका नहीं है, एक रूपता लाने का बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा, क्योंकि सेम पाठ्यक्रम होगा तो सेम बच्चे पढ़ेंगे तो सेम बच्चों का मूल्यांकन होगा कि कौन ज्यादा ला रहा है कौन कम ला रहा है। नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर भी पाठ्यक्रम करने की स्वायत्ता होनी चाहिए। ये भी सही है, ये भी ठीक है, क्योंकि अपने आधार पर भी बना सकता है। तो हमारा पहला ही राइट आंसर है, 2 और 3 मजबूत है। ठीक है, तो भाई दिमाग लगाना था इसमें। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ क्या होगा? 4 18 100 180 294 448 निम्नलिखित श्रृंखला लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। फटाफट आंसर दे दो, इसका क्या आने वाला है? इसका राइट आंसर फटाफट बोलो क्या आएगा। मैंने बता दिए बहुत सारे सवाल ऐसे, डिफरेंस निकाल के आप देख सकते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने अभी बताया था, या तो अंतर कर लें हम, या जोड़ कर लें, या वर्ग करें, कुछ करके तो देखना पड़ेगा। जैसे 4 आया आपका, तो ये आएगा देखो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब कितना होगा? 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर से क्या आएगा? नहीं, ज्यादा हो गया। 2 का करते हैं। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 2 का वर्ग 4, 4 आ गया, ठीक है। 3 का करते हैं। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का वर्ग 9। 3 का वर्ग 9, 16 बच्चा, 18 बचेगा। 18, 9 18, 9 27, 18, ठीक है, सही आ रहा है। ये 5 के में डिपेंड कर रहा है। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, ये 6 के में आ रहा है। तो इसका मतलब ये बीच में 4 के में आ जाएगा। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64, और वर्ग कितना होगा? 16। तो कितना बचेगा? 64 माइनस 16, कितना बचा दें? 48। तो यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको, यानी सीधा पहले क्यूब फिर वर्ग, क्यूब वर्ग करके घटाना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चला। श्रृंखला में यही होता है, किसी में अंतर, किसी में जोड़, किसी में वर्ग करके देखना पड़ता है, वर्गमूल करना पड़ता है भाई। कैसे भी सेट होना चाहिए सवाल। ये कह रहा है GOAL, गोल का इसने क्या लिखा? BPMH, ओके। माइंड का क्या बन रहा है? MIND, माइंड का बना रहा है ये OJEN। पूछ क्या रहा है? SOAR को क्या लिखेंगे? SOAR, इसका आंसर क्या आएगा? देखो, ये तो मैंने बताया ही था कि कहीं ना कहीं मैच करना चाहिए। जी का बी से कोई रिलेशन इनका निकल नहीं रहा, लेकिन जी का एस से निकल रहा है। ABCDEFGH ऐसे देखेंगे। MN PQRST, यानी यहाँ क्या आ जाएगा? टी। ये तो मैंने सेम कर दिया, मुझे तो इन पैटर्न पे फॉलो करना है इसको। फिर देखूंगा मैं OP IJOP, यहाँ ही आ गया P, ठीक है। वैसे तो टी से ब्लास्ट हो चुका है, पीछे टी आ रहा है, राइट आंसर आपका हो चुका है, क्योंकि बाकी किसी में टी नहीं आ रहा, ठीक है। तो आंसर तो ब्लास्ट हो गया, लेकिन फिर भी और चलते हैं आगे। ए पे से बी, तीसरे पे से फर्स्ट आना है। NO, ए पे से बी, ये हो गया बी। BPT, बीच का एस बचा है, कैसे आएगा? MNO M, और फिर कौन सा बच गया? वो तो हो गया था। L पे से M बचा था, ये बचा है। L पे से M बचा है, D पे से E बचा है, और R पे से S बचा है, ठीक है। BPST हो गया ना। तो ये हमारा राइट आंसर है। ऐसे निकाल सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं सेट करना है, मार्केट में सेट होना चाहिए मामला। निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए, और हम लास्ट एंड 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, फाइनल की साइड चल रहे हैं। फटाफट से मुझे आंसर दे दो इसका। अब तो आप सीख गए होंगे, और विजयी भव, पास करके आए आप। फटाफट आंसर बता दो इसका। ये कह रहा है कि एक RAS बनने के लिए उसे कॉलेज स्नातक होना जरूरी है। RAS बनेगा कोई अधिकारी, RAS अधिकारी तुझे बनना है तो तू स्नातक होना जरूरी है। सॉरी, स्नातक होना जरूरी है। आपका RAS बनने के लिए स्नातक होना जरूरी है, तभी आप RAS बन पाओगे, ठीक है। ये कह रहा है सभी प्रोफेसर गरीब हैं, ठीक है। प्रोफेसर गरीब हैं, कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर हैं, ठीक है। कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। कॉलेज से जिसने स्नातक किया वो गरीब नहीं है। इसका मतलब स्नातक RAS वालों ने की थी, तो RAS वाले हैं वो गरीब नहीं है। ये पहले फाइनल कर लो। RAS वाले क्या नहीं है? गरीब नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। और कॉलेज स्नातक किसने की? RAS वालों ने, क्योंकि इनको RAS में बैठने के लिए क्या चाहिए? स्नातक चाहिए। और ये क्या कह रहा है? कुछ गणितज्ञ RAS नहीं है, कुछ RAS प्रोफेसर हैं। कुछ RAS हैं, वो क्या है? प्रोफेसर। RAS गरीब नहीं है। ये कह रहा है निष्कर्ष सही नहीं है।
तो देखो आर एस गरीब नहीं है, ये तो बात सही है, आर एस गरीब नहीं है तो हम भी कह रहे हैं, तो ये तो है ही नहीं। और प्रोफेसर आर एस नहीं है, क्यों? प्रोफेसर आर एस नहीं है। अब प्रोफेसर आर एस नहीं है क्योंकि आर एस तो कौन है? स्नातक वाले। कुछ गणितज्ञ आर एस नहीं है, यानी गणितज्ञ प्रोफेसर है और प्रोफेसर आर एस वाले हैं, यानी ये तो फिर सेट हो रहे हैं, यानी इनका तो कोई निकल ही नहीं रहा। कुछ आर एस प्रोफेसर है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ आर एस क्या है? प्रोफेसर। और ये क्या कह रहा है कि आर एस बनने के लिए स्नातक होना चाहिए, तो आर एस वाले तो स्नातक में, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। कमल और लक्ष्मण दो सगे भाई हैं, ठीक है। ओम और प्रेम एक विवाहित दंपत्ति है। नंदिनी कमल की पुत्री है। लक्ष्मण, इसको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो, कमल और ये हो गया लक्ष्मण, ये तो दोनों भाई भाई हैं, बराबर में रख दिए ये मैंने, ये दोनों भाई भाई, ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं। अब आ जाओ इधर। ओम और प्रेम एक विवाहित दंपत्ति है। ओम की शादी हो रखी है, प्रेम, दोनों। अब ये नहीं पता कि ओम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या प्रेम पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ये पता है कि ये जोड़ा है, ये दंपत्ति है, ये पता है बस हमें तो, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे पता चल जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? नंदिनी कमल की पुत्री है। कमल की पुत्री है, पुत्री है कमल की, कौन? नंदिनी, ठीक है, होगी नंदिनी पुत्री कमल की। लक्ष्मण प्रेम का पिता है। लक्ष्मण पिता है किसका? इसका पिता, फादर, ठीक है, प्रेम का पिता हो गया, ओके। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है। लक्ष्मण कहाँ है? ये रहा। इसकी पत्नी कौन है? इसकी पत्नी है चंचल, बड़ी चंचल है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमल की माँ का नाम मधु है, ओके। कमल, इसकी माता का नाम, माँ कौन है? मधु देवी, ओके। अभी तो हम डायग्राम सेट कर रहे हैं, ठीक है, कौन किसका क्या है। ओम लक्ष्मण का दामाद है, यहां सेट हो रहा है मामला। ओम दामाद है किसका? लक्ष्मण का। कौन है? दामाद। कौन है? ओम है। तो ये पता चल गया कि ये पुरुष आदमी है, ये पुरुष आदमी है, पति है, ये पत्नी है, ठीक है, और ये पत्नी का पिता है, यानी ये ससुर हो गया इसका, ओके ओके। दया ओम की पुत्री है, दया ओम की पुत्री है, ये रही पुत्री, ठीक है भाई, इसका नाम क्या है? दया। दया ओम की पुत्री है, ओके। प्रेम नंदिनी का की क्या लगती है? प्रेम, प्रेम कहाँ है? ये रही, और लगती किसकी? नंदिनी की क्या लगती है? वाह। प्रेम का संबंध किससे पूछा है? नंदिनी से पूछा है। इसको बताना है कि ये इसकी क्या लगती है। अब बता दो आप दिमाग लगा के कि इसकी क्या लगवाएं इसको। आप बोलोगे वही लगवा देंगे, फटाफट बता दो। डायग्राम सेट कर दिया मैंने। अब इसमें आपको क्या करना है कि हम देखें, कमल लक्ष्मण भाई भाई, ठीक है, दोनों भाई हैं ये तो इसकी पुत्री नंदिनी है, ठीक है, और इसमें इसकी पुत्री कौन होगी? नंदिनी। इधर से देख के लाए लक्ष्मण, यानी प्रेम, प्रेम का पिता कौन है? लक्ष्मण, ये इसके कौन है? पति है। इसकी पुत्री होगी दया, यानी जो इसकी पुत्री है वो इसकी पुत्री है, ये तो ठीक है, ये दोनों की पुत्री होगी दया। ये इसका पिता है, ये भाई है, ये नंदिनी यानी इसकी पुत्री हो गई, यानी इसकी जो पुत्री हो गई इधर। अब ये इनका रिलेशन तो हो गया एक ऊपर, इनका रिलेशन बराबर में है, ठीक है। अब प्रेम, ये दया हो गई, ये कौन होगी? नंदिनी। इनका एक ऊपर रिलेशन है, इनका लेवल में रिलेशन है, तो यानी ये इसकी कौन लगेगी? ये तो इसकी बहन के लेवल में हो गई, यानी इसकी कौन लगेगी? चचेरी बहन हो जाएगी, ठीक है। अब आप बता दो क्या लग रही है भाई? मुझे तो यही लगता है कि चचेरी बहन लगेगी। आप बता दो फटाफट क्या लगेगी। क्या लगेगी? चचेरी बहन लगेगी, ठीक है, क्योंकि इनका लेवल एक ऊपर है, और ये यहाँ इसका दामाद लग ही रहा है, ये आपको पता ही है।
ये दामाद है तो ये कौन सा कम पड़ेगा, और इसकी पुत्री नंदिनी है, इसकी पुत्री कौन है, नंदिनी। अब यहाँ इसकी पुत्र की बात करता तो रिलेशन एक ऊपर नीचे हो जाता, ये बात यहीं पे कर रहा है कि इधर से ये इसकी पुत्री होगी यहाँ, और ये इसकी पुत्री हो गई। भाई ये तो दोनों भाई भाई हो गए, ये तो दोनों भाई आई, ये पिता ही तो है, तो इसका मतलब ये कौन है, पुत्री है। ऐसे इधर इसकी ये पुत्री है, तो दोनों बहन हुई ना भाई, दो भाइयों की दो पुत्री, आपस में कौन लगेंगी, बहन। तो रिलेशन तगड़ा था, बस समझने के फर्क है। चलिए राजस्थान टेलीकॉम एसआई 2025 की बात कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन होंगे, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। फटाफट इसको पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन हमारे पूरे होने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ एक कथन दिया हुआ है आपको, देश में 3 क्षेत्र जो कि विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, मानविकी क्षेत्र में लोगों के व्यवसायिक उपाधि है। वाणिज्य क्षेत्र में कुछ लोगों के पास व्यवसायिक उपाधि है, मानविकी क्षेत्र के किसी व्यक्ति के पास व्यवसायिक उपाधि नहीं है। एक व्यवसाय उपाधि प्राप्त व्यक्ति निश्चित रूप से विज्ञान तकनीकी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। मानविकी क्षेत्र से संबंधित किसी भी व्यक्ति के पास व्यवसायिक उपाधि नहीं है। तो यानी विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र वाले के पास है क्या, व्यवसायिक उपाधि, और मानविकी के पास उपाधि नहीं है, तो ये भी बात सही है, ये भी वही बात कह रहा है कि ये नहीं है, ठीक है। वाणिज्य और वित्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के पास व्यवसायिक उपाधि है। वाणिज्य और वित्त के क्षेत्र के पास कुछ लोगों के पास है यार, यहाँ सभी के पास नहीं है, ये कह रहा है सभी के पास व्यवसायिक उपाधि है, तो ये तीसरा तो गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1 और 2, यानी ये अनुसरण कर रहे हैं, तीसरा नहीं कर रहा है। ये तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में साफ कि उपाधि किसके पास है, विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में, ये कोई कथन ऊपर लिखे हुए हैं, इनमें से आप पढ़ के दे सकते हो आंसर, ठीक है। यहाँ 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अवधारणाएं दी हैं, अब इनको आपको बताना है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करना भारत के लिए आवश्यकता हो गई है, ठीक है। भारत द्वारा आतंकियों को प्रत्युत्तर देना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस बार उनके द्वारा नागरिकों पर हमला किया गया है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। आतंकवादियों तथा उनके प्रयोजकों के मध्य कोई अंतर नहीं करने के संबंध में नया मानदंड स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए कॉल आ गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों यानी ठीक है, 1 और 2 वाले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अष्टभुज में त्रिभुजों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष होने चाहिए। त्रिभुज की एक भुजा अष्टभुज की एक भुजा से उभयनिष्ठ हो, यानी ये उभयनिष्ठ भुजा की बात कर रहा है, तो अधिकतम त्रिभुजों की संख्या क्या बनेगी ये आपको बताना है। तो इसकी सीधी सी ट्रिक है एक, अगर अष्टभुज की ये संख्या पूछी है तो यानी इसका फॉर्मूला लगा दो आप, n-4, ठीक है। n का मान यहाँ किसकी बात कर रहा है, अष्टभुज, तो n का मान 8 लेंगे, 8-4, 8 और 8 चौक 32, यानी 32 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अगर आप इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड की भी आप बोले तो मैं 2-3 से 4 क्लास मैराथन में पूरा मैथ कंप्लीट करवा दूंगा, जो आपको ऑफलाइन पेड कोर्स में मिलता है वो फ्री में मिल जाएगा, और आप एक दिन में पूरा मैथ पढ़ सकते हो फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट पेपर का। तो बाकी किसी और सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो, कोई एमसीक्यू कराना हो या कोई भी बात हो, आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। और ऐसे क्वेश्चनों का एकदम देखो कितने फटाफट से 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं हम, 2 सेकंड में,
कैसे देते हैं, सीधा पढ़ना है हमें, क्या है, अष्टभुज n n-4 और n का मान कितना रखना है, 8 रखेंगे इंटू 8-4, सीधा 8 इंटू 4 कितना आ गया, 32, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हैवी होनी चाहिए। इसके लिए आपको अब मेरी मैराथन क्लास देखनी है। ये कंप्लीट क्लास देखने के बाद में आप मेरे चैनल पर जाइए, सारी क्लासें आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। और बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, अब इतना सपोर्ट कीजिए, बहुत खतरनाक तरीके से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 10,000 सब्सक्राइबर होने पे मैं आपको ऐप पे बहुत सस्ते कोर्स देने वाला हूँ। और बस आपकी हेल्प की ज़रूरत है, बस आपको सपोर्ट जरूर करना है। सब्सक्राइबर आप कीजिए जरूर, लोगों से बढ़वाइए, वीडियो को देखें, लाइक ज़रूर करें। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्वेश्चन का कोई डाउट है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके लिए स्पेशली उस क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल दूंगा। आपकी मैथ सब्जेक्ट को तो कहीं भी कमज़ोर नहीं रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। आज का मैराथन क्लास पूरा हुआ। आप बोलेंगे तो फर्स्ट ग्रेड की क्लास में मैं ला सकता हूँ, 3 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, लाइव क्लास हो जाएगी, और फिर उसका PY को उसका भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना जिससे मैं आपके लिए क्लास लाऊं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, और SI के एग्जाम के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। सभी को धन्यवाद।